सुबह के 7 बजे हाथ में पूजा की थाली लिए अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मंजू का स्वागत रसोई से आती मैगी की खुशबू करती है। हे भगवान, सुबह सुबह चूल्हे पर प्याज लहसुन चढ़ा दिया इस लड़की ने। अरे मंगलवार को तो मेरी रसोई को बख्श दिया कर प्रिया। मम्मी ये क्या बात हुई? कभी कहती हो मंगलवार को छोड़ दे, कभी कहती हो बृहस्पतिवार को छोड़ दे। वैसे तो इंसान कभी कुछ खा ही नहीं पाएगा। ऐसे तो 10 बजे तक आंख नहीं खुलती तेरी, और आज 7 बजे ही उठकर बैठ गई। ऐसी कौन सी भूख लग गई थी तुझे कि उठते ही मैगी बनाने के लिए चढ़ा दी? रात के 2 बजे तो मैगी खाकर सोई थी, मेरे आने का वेट नहीं कर सकती थी। दो यार मम्मी तुम, मैं मैगी खाने के लिए नहीं बना रही हूँ, पोस्ट करने के लिए बना रही हूँ इंस्टाग्राम पर। पूरी दुनिया जानती है मैगी बनाना, सब तेरे भरोसे नहीं बैठे हैं यहाँ कि प्रिया मैगी बनाना सिखाएगी तो जाकर हम घर पर मैगी बनाएंगे। और कौन सा मैगी वाले तुझे पैसे दे रहे? करती ना छोटी बात मम्मी, नॉर्मल मैगी नहीं बना रही हूँ मैं, बिरयानी मैगी बना रही हूँ, वो भी तड़के वाली। एक बार इसकी रेसिपी वायरल हो गई ना, फिर सामने से मैगी वाले एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे देंगे मुझे, फिर मेरी शादी के लिए पापा को लोन नहीं लेनी पड़ेगी। तभी महेश अपने कुर्ते को ठीक करता हुआ कमरे से बाहर आता है। बेटे के पैसों से ही उसकी शादी करवानी पड़े, इतने बुरे दिन नहीं आ गए महेश के। एक घर पर बात चलाई है मैंने, वो लोग 2 दिन बाद प्रिया को देखने आ रहे हैं, ऐसे तैयार कर लीजिए मंजू जी। 2 दिन को बीतते वक्त कहाँ लगता है। सुजाता का पूरा परिवार प्रेम के लिए वधु की तलाश में प्रिया के घर पहुंच जाता है। यह चाय तुमने बनाई है बेटा? अरे भाभी जी, चाय ही क्या, समोसे पिज्जा सब मेरी प्रिया ने बनाया है। बड़ी गुणी है मेरी लाडू। मेरा बस चले तो मैं कभी इसे खुद से दूर ही ना करूं, पर बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है ना। दोनों परिवारों में बातें होती है और सभी को प्रिया बड़ी भाती है। बिना देर किए प्रिया के घर वाले प्रिया का नेक कर देते हैं और 2 महीने बाद बहू बनकर प्रिया सुजाता के घर आ जाती है। पहली रसोई के दिन। 9 बज गए, अब तक तो बहू को उठ जाना चाहिए था। बिल्कुल उठ जाना चाहिए था मम्मी। नहीं उठी है तो जाकर उठाओ। बिहाती बहू और नई काम वाली को जैसे जैसे काम की आदत डालोगी वो वैसे ही काम सीखती जाएगी। अगर अभी से ही ढील छोड़ दी तब तो आगे चाहोगी ना, तब भी भाभी काम नहीं करेगी। अपनी बेटी निधि की बात सुनते ही सुजाता हड़बड़ा जाती है और सीधा प्रिया के कमरे में जाती है। आप आ गई मम्मी जी, देखिए मैं कब से तैयार बैठी हूँ कि कब कोई आए और मुझे कमरे से बाहर लेकर जाए। अब नई नवेली दुल्हन को ऐसे खुद कमरे से बाहर आना अच्छा नहीं लगता ना। अरे रे बेचारी बहू तो तैयार बैठी है, मैं बेकार में ही हड़बड़ा रही थी। सुजाता जैसे ही प्रिया को कमरे से बाहर लेकर आती है, प्रिया सीधा रसोई में चली जाती है। 9 बज गए, अभी तक इंस्टाग्राम पर मैगी की रेसिपी पोस्ट नहीं की मैंने, ऐसे तो एल्गोरिदम ही टूट जाएगा। नहीं, पर किचन में मैगी है भी तो नहीं। प्रिया चलाती है अपना दिमाग और ब्लिंकिट से ढेर सारी मैगी के पैकेट मंगवा लेती है। पहली रसोई में कुछ मीठा तो बनाना ही पड़ेगा, पर मुझे तो मैगी की ही कोई रेसिपी पोस्ट करनी होगी इंस्टाग्राम पर। एक काम करती हूँ, मैगी के पराठे बना देती हूँ और मीठे में सॉस परोस दूंगी। प्रिया बनाती है मैगी के पराठे और नाश्ते में सभी को सॉस के साथ सर्व करती है। ये क्या, पराठों में से तो नूडल्स निकल रहे हैं? हाँ दीदी, क्योंकि ये ना मैगी के पराठे हैं। बाप रे बाप भाभी, पहले दिन इतनी काम चोरी। जरा से आलू उबाल कर उसकी स्टफिंग तैयार करके आलू के पराठे भी तो बना सकती थी आप। ये मैगी के पराठे कौन बनाता है? तू भी तो अपनी भाभी की रसोई में मदद कर सकती थी बेटा। जब खुद से काम ना हो तो किसी और के काम में कमी नहीं निकाला करते। और वैसे भी आए दिन तू तो अपनी माँ के बनाए खाने को छोड़कर मैगी ही बनाकर खाती थी। ये ले, अब तेरी प्यारी भाभी ने तेरे लिए मैगी के पराठे ही बना दिए, आराम से खा बेटा। प्रमोद की बात को सुजाता काट नहीं पाती और अपनी बहू की पहली रसोई की तारीफ कर देती है। दोपहर को प्रिया किसी आम बहू की तरह अपनी रसोई में दाल चावल और आलू की सब्जी बनाती है और डिनर भी इसी तरह निकल जाता है। सारा काम निपटाने के बाद प्रिया अपने फोन पर मैगी के पराठे की वीडियो के व्यूज और कमेंट चेक करती है। एक दिन में 1 लाख व्यूज। मुझे पता था मेरी किस्मत इंस्टाग्राम ही चमकाएगा। अब तो लोग कमेंट में दोपहर में बनाने वाली मैगी की हेल्थ डिशेस के बारे में पूछ रहे हैं। लगता है अब दोपहर को भी एक वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी। और अगली सुबह उठते ही प्रिया सबसे पहले बाजार जाती है और ढेर सारी हरी सब्जियों के साथ मैगी के 4 कार्टून खरीद कर ले आती है। सो दोस्तों, आज सबके लिए ब्रेकफास्ट का एक नया डिश तैयार है जो बना है मैगी से।
वेजिटेबल वेज मैगी सैंडविच। एक तरफ प्रिया मैगी को सब्जियों के साथ फ्राई करती है, दूसरी तरफ सॉस तैयार करना शुरू कर देती है और आज फिर ब्रेकफास्ट में परोसा जाता है मैगी से बना ब्रेकफास्ट। ये क्या है बहू, फिर से मैगी? तुझे मैगी कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या बहू? वो छोड़िए ना पापा जी, खाने में कैसी लगी ये बताइए। अच्छी है ना? मैं कभी खाना बुरा बनाती नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स ऐसे ही थोड़ी ना है मेरे। अब नई बहू को कोई कितना ही सुन लेता, सभी चुपचाप ब्रेकफास्ट खत्म कर देते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि आज दोपहर के खाने में भी मैगी की डिश बनने वाली है। लंच में मैगी की ऐसी कौन सी डिश बनाऊं जो वायरल हो जाए? अगर मैगी का पुलाव बना लूं तो? ओए, दिमाग की काफी तेज है तो प्रिया। यही करती हूँ। और क्या था, प्रिया दोपहर को मसाला मैगी पुलाव की तैयारी में लग जाती है। तभी पड़ोसन विमला सुजाता को ढूंढती हुई वहां आती है और नई नवेली बहू को रसोई में देखकर सीधा सुजाता के कमरे में जाकर उससे कहती है, वाह सुजाता, मानना पड़ेगा, मुट्ठी में कर रखा है बहू को तूने, वरना किसके 4 दिन की आई बहू रसोई में चली जाती है। तो रसोई में जाकर कौन सा मेरा काम करती है, बढ़ाती है? बताओ, नाश्ते में मैगी की सैंडविच बनाई थी। हाँ, दोपहर और रात का खाना ठीक ठाक बना लेती है, पर नाश्ता तो राम राम भाई। तभी प्रिया दोपहर का खाना टेबल पर लगाती है और सभी को आवाज लगाती है, ये क्या बनाया है बहू तूने, फिर से मैगी? ना मम्मी जी, चाक गई ना, अभी मेरी क्रिएटिविटी है ही ऐसी। खाकर देख तो सुजाता, खाना बुरा नहीं बनाया बहू ने। आपको पसंद आया आंटी जी? मैं और लेकर आती हूँ। तो कह रही थी ना मेरी बहू बहुत काम करती है, देख ये ले, ऐसा काम करती है। ये मैगी से पुलाव कौन बनाता है भला? अब से मैं इसे कह दूंगी, इससे अच्छा तो रसोई में जाना ही छोड़ दे भाई। फिर रसोई में कौन जाएगा? तेरी बेटी जो खुद एक गिलास पानी तक नहीं उठाना चाहती। फिर होगा क्या, सारा काम तुझ पर आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ बना बनाया जो मिले खा ले। फिर प्रिया बहू रसोई मैगी से भरे या मसाले से, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तो बिल्कुल ठीक कह रही है विमला। एक बार मैंने उसे काम करने से मना कर दिया, फिर तो वो भी कभी काम करना चाहेगी नहीं। अब किस्मत में मैगी खाना ही है तो वही सही। और ये भी तो हो सकता है कि ये बहू की चाल हो कि उसके मैगी के डिशेस से परेशान होकर हम उसे रसोई में भेजना ही बंद कर दें। ना ना ना, अब तो मैं उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने ही नहीं दूंगी। अब तो सुजाता भी प्रिया से कुछ नहीं कहती, उल्टा उसकी तारीफ करती है। वाह, बहुत अच्छा पुलाव बनाया है बहू तूने। बस इसी तारीफ की जरूरत थी मम्मी जी मुझे। अब आप देखिएगा आपकी बहू कैसे आपको फेमस करती है। प्रिया को जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो उसे मिल चुकी थी और इसी एक्साइटमेंट में आज रात में खाने में प्रिया बनाती है पनीर, मैगी, भुर्जी और पराठे। ये क्या है, रोज रोज तो मैगी की डिशेस बना देती हो प्रिया, बच्चे हैं क्या हम? कोई मेरी बहू को कुछ नहीं कहेगा। अगर उसका बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा तो खुद खाना बना लो। पर पनीर, मैगी, भुर्जी सुजाता जी जरा अजीब सी डिश नहीं हो गई? वही तो मम्मी, ये तो भाभी की काम चोरी है। तो कल से तू बना लेना खाना। अरे ठीक है भाई, मुझे क्या मतलब, करो पैसे की बर्बादी, बनाओ दिन भर मैगी। पैसे की बर्बादी नहीं है दीदी, पैसे की बचत हो रही है। सब्जियों के आधे से ज्यादा पैसे बच रहे हैं, ऊपर से मैगी फटाक से पक जाती है। बाकी सब्जियों की तरह उसमें सीटी भी नहीं लगानी पड़ती। अब तो हर रोज यही सिलसिला चलता रहता है और इसी तरह 15 दिन निकल जाते हैं। हाँ तो कहीं भाई, ये बहू तो रुक ही नहीं रही, मैगी खाकर मैगी हो गई हूं मैं। आज तो बहू से इस बारे में बात करनी होगी। आज रात को पूरा परिवार प्रिया की क्लास लगाने को तैयार होकर उसके कमरे में जाता है कि प्रिया कहती है, अच्छा हुआ आप सब एक साथ ही मेरे कमरे में आ गए। मुझे भी आप सबको कुछ बताना था। लगातार मैगी की डिशेस पोस्ट करने के कारण मैगी ब्रांड वालों ने मुझसे कोलैबोरेशन की बात की है। अब मैं मैगी के साथ काम करूंगी मम्मी जी, इतने पैसे आएंगे कि सोचना ही नहीं पड़ेगा। मैं किचन के लिए ना कुक रख दूंगी, फिर आप सबका जो मन हो वो कुक बना दिया करेगी और मैं मैगी के डिशेस बनाऊंगी अपने फॉलोअर्स के लिए। अब आप बताइए, आप सब यहाँ क्यों आए थे? हम तो यहाँ ऐसे ही आए थे बेटा, तो लगी रहे अपने काम में। हाँ, लगी रहे। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से राधेश्याम जी की मौत हो जाती है, जिससे पूरे परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। खुद को संभालो बेटा, दुख तो हमें भी बहुत है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अनिल चाहे भैया के साथ दुकान पर बैठता रहा हो, लेकिन लाडला तो तू ही था उनका।
हमेशा मुझसे कहते थे कि छोटा भी मेरे साथ दुकान पर बैठता तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती। जितना भरोसा उन्हें तुझ पर था ना, बड़े पर कभी नहीं था। अभी तुम खुद को संभालो बेटा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है बुआ। कहने को तो बुआ ने सुनील को दिलासा देने के लिए ये शब्द कहे थे, लेकिन वास्तव में बुआ ने छोटे के मन में बड़े भाई के प्रति बंटवारे का पहला बीज बोया था। कुछ दिनों बाद बुआ वापस उनके घर आती है। उस दिन शोक सभा में आप कुछ कह रही थी बुआ, ठीक से बात नहीं हो पाई थी। पापा कुछ कह कर गए क्या मेरे बारे में आपसे? हाँ बेटा, जब तक भैया थे तब तक ठीक था, घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालते थे। अब उनके जाने के बाद दुकान का पूरा गल्ला अनिल के हाथों में चला जाएगा। अब कौन जानता है कि वो जिम्मेदारियां इस तरह से संभालेगा अभी या नहीं। तेरे पापा को भी ना इसी बात की चिंता थी कि कहीं उनकी मेहनत से खड़ा किया हुआ ये बिजनेस अकेले अनिल के हाथ में ना चला जाए। मैं तो कहती हूँ अब तू भी नौकरी छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर दे। दुकान का हिसाब किताब देख। कल को अगर अनिल अपना परिवार लेकर अलग हो गया तो तेरी माँ का क्या होगा? दुकान तो पूरी उसके हाथ में है ना। आपको ऐसा क्यों लगता है बुआ? अनिल भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे पापा के चले जाने से कोई उनका व्यवहार थोड़ी ना बदल जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं। बेटा तू बहुत सीधा है, अभी तुझे दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है। पैसा अच्छे अच्छे लोगों की नीयत बदल देता है। पहले तेरे पापा थे तो वो गल्ले पर बैठता था, दिन का क्या आ रहा है क्या जा रहा है अनिल को उसके बारे में कुछ ज़्यादा खबर ना थी। लेकिन अब जब वो खुद गल्ले पर बैठेगा तो सब कुछ उसके ही हाथ में आ जाएगा ना। बुआ आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे अनिल भैया पर पूरा भरोसा है। अरे सुनील बेटा, कितनी बार समझाया, लेकिन तू है कि तुझे बात समझ में ही नहीं आती। क्या बुआ, क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? अरे कितनी बार तुझसे कहा कि तू भी दुकान पर जाने लग, लेकिन नहीं, तूने एक बार मेरी बात नहीं मानी और सारा गल्ला अनिल के हाथ में छोड़ दिया। तुझे पता भी है गल्ले के पैसों से अनिल ने भगवान नगर में एक 3 BHK का अपार्टमेंट बुक किया है। भैया को अपार्टमेंट बुक करने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ रहने में उनको कौन सी दिक्कत है? अरे दिक्कत क्या होनी है, पैसे कमा रहा है तो कहीं तो खर्च करेगा ना। और तू बेटा बस ऐसे ही बैठा रह जाएगा। वो कहते हैं ना, बार बार घिसने से रस्सी भी पत्थर को काट देती है। उसी तरह बुआ के बार बार कहने से सुनील के मन में भी ये बात आने लगती है कि अनिल उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है और घर में पैसों का पूरा हिसाब नहीं देता। इसलिए वो बुआ की बात मानकर जॉब छोड़कर दुकान पर बैठना शुरू कर देता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद बुआ सुनील के लिए रिया नाम की एक लड़की का रिश्ता लेकर आती है। रिया जल्द ही सुनील की पत्नी बनकर उनके घर में रहने के लिए आ जाती है। शादी के बाद सुनील की बुआ उसकी पत्नी की मुंह दिखाई की रस्म में उनके घर आती है। अरे बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है, नीचे के एक कमरे में तेरा गुजारा कैसे होगा? खुद तो देख, उसने 3 कमरे कब्जा कर रखे और ऊपर के फ्लोर को किराए पर देकर उसका किराया भी खा रहा है, और तू यहाँ एक कमरे में अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर रहा है। अब देख, तू बड़े से जाकर किराए में हिस्सा मांगेगा तो तू ही सबकी नज़र में बुरा बनेगा। इससे अच्छा है कि किराएदारों को निकाल कर बाहर कर और तू भी मालिकों की तरह ठाठ से पूरे फ्लोर पर रह। तेरी पत्नी के भी तो कुछ शौक होंगे। शादी के बाद वो अपना घर अपने हाथों से सजाएगी कि नहीं? सुनील अब पूरी तरह से अपनी बुआ के बहकावे में आ चुका था, इसलिए वो झट से अपनी माँ और भाई से ऊपर के फ्लोर में रहने की डिमांड कर देता है। भैया मुझे एक कमरे में रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप ऊपर के फ्लोर से किराएदारों से मकान खाली करवा लो, फिर वहां पर मैं रहने चला जाऊंगा। अरे नीचे इतने कमरे तो हैं, तुम्हें अगर कोई कमरा चाहिए तो एक कमरा मैं नीचे ही खाली कर देता हूँ, किराएदार को हटाने की क्या जरूरत है? नहीं भैया, मैं ऊपर रहना चाहता हूँ, जब घर में जगह है तो क्यों एडजस्ट करना है? सुनील के कहने पर अनिल किराएदारों से कहकर अगले महीने ही ऊपर का फ्लोर खाली करवा लेता है और सुनील ऊपर के फ्लोर में रहने चला जाता है। एक दिन सुनील की पत्नी रिया सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे अपने मायके में एक शादी में जाना है, आप अपना खानदानी हार मुझे शादी में पहनने के लिए दीजिए ना। ऐसे कैसे वो हार माँ जी तुमको दे देंगी? अरे तुमसे पहले शादी करके मैं इस घर में आई हूँ
उस खानदानी हार पर मेरा तुमसे ज्यादा हक है। अरे पहले आने से क्या मतलब है? जब आपकी शादी हुई थी तब माँ जी ने आपको क्या क्या चढ़ाया था मैंने थोड़ी ना देखा था। और मैं सिर्फ हार ही तो मांग रही हूँ, मैंने कौन सा आपकी ज्वेलरी में हिस्सा मांग लिया। रिया के बार बार मांगने पर भी सास उसको वो हार देने के लिए तैयार नहीं होती और दोनों देवरानी जेठानी में बहस हो जाती है। शाम को पति सुनील के घर आने के बाद, सुनील, आज मैं माँ जी के पास उनका खानदानी हार मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने तो वो मुझे देने से साफ मना ही कर दिया। क्या इस घर के सामानों पर सिर्फ भाभी का ही हक है, हमारा कोई हक नहीं है? अरे माँ ने ऐसे कैसे मना कर दिया? चलो मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, आज दिन में जब रिया आपके पास वो खानदानी हार मांगने आई थी तब आपने उसे हार देने से क्यों मना कर दिया? वो हार इसको दे दीजिए ना। सुनील भैया, आप इस रिया के कहने पर वो हार मांगने आ गए? भूल गए मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है शादी से पहले। माना कि आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है भाभी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि माँ के पुश्तैनी जेवर की इकलौती हकदार आप हो गई। अरे जेवरों का तो आधा आधा बंटवारा होना चाहिए ताकि झगड़े की कोई वजह ही ना बचे। क्यों माँ? दोनों को झगड़ते देख उनकी माँ उर्मिला अपना सर पकड़ लेती है। देखो, झगड़ना बंद करो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिता की आंखें बंद होते ही बेटों के सुर बदल जाएंगे। तुम्हें गहने ही चाहिए ना? ठीक है, मैं कर देती हूँ गहनों का बंटवारा, लेकिन ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। दोनों बहू के झगड़े का निपटारा करने के लिए सास उर्मिला अपना पुश्तैनी जेवर दोनों बहू में आधा आधा बांट देती है। शादी से वापस आने के बाद एक दिन रिया किचन में जाती है। भाभी, मुझे अपने लिए पकौड़े बनाने का मन हो रहा है, बेसन कहाँ रखा है? बेसन तो नहीं है, वो आज मैंने दिन में ही रोहन और तानी के लिए पकौड़े बना दिए थे तो बेसन खत्म हो गया। इस घर में कभी भी कुछ खाने का मन हो जाए तो हमेशा सामान खत्म ही रहता है। पूरा पूरा दिन आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए किचन में कुछ ना कुछ बनाती रहती हो। अब बस बहुत हो गया। आज शाम को मैं सुनील से बात करूंगी, अब से मैं ऊपर की किचन में अपना खाना अलग बनाऊंगी। शाम को, सुनील देखो, मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, अब मैं भाभी के साथ खाना नहीं बना सकती, मुझे अपना किचन अलग चाहिए। अरे क्या हो गया रिया, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब मैं सबके लिए खाना नहीं बना सकती। कभी भी नीचे जाओ हमेशा किचन एंगेज रहता है। अरे हमारा भी मन कभी कुछ बनाकर खाने का हो सकता है कि नहीं? जब देखो भाभी अपने बच्चों के लिए और भैया के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती है। रिया की जिद की वजह से किचन अलग हो जाता है। रिया और सुनील अपना खाना ऊपर बनाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुनील को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो अपने भाई के पास जाता है। भैया, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, आप कल बैंक से निकाल कर मुझे दे देना। अरे सुनील, अचानक से इतने सारे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई तुमको? भैया, मुझे अपनी हर ज़रूरत का जवाब देना पड़ेगा क्या? आखिर मैं भी तो दुकान पर काम करता हूँ। यहाँ के गल्ले पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। पिताजी ने अपने जीते जी बंटवारा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपका ही है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैंने आपको बता दिया, बस आप कल पैसे निकलवा कर दे देना। सुनील, आजकल दुकान का गल्ला इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इतने पैसे अचानक से मैं कहाँ से लाऊंगा? खूब पैसे बैंक में, सब पता है मुझे। मैं अभी आपके साथ दुकान पर बैठता हूँ। दुकान के गले में क्या आ रहा है क्या जा रहा है इसकी खबर मुझे भी रहती है भैया। आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। सुनील अनिल की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और उसके जिद करने पर मजबूरी में अनिल अगले दिन उसको 5 लाख रुपए लाकर दे देता है। अब इस तरह से ये रोज का तमाशा हो गया। कभी रिया और सीमा के बीच में, कभी अनिल और सुनील के बीच में झगड़े चलते ही रहते, कभी पैसों को लेकर, कभी गहनों को लेकर। सुनील और उसकी पत्नी रिया की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। अब हमारे बीच में भाई भाई जैसी कोई बात रही नहीं। बेहतर होगा माँ कि अब आप सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। जहाँ तक मुझे जानकारी है पापा कोई वसीयत तो बनाकर गए हैं नहीं। कानूनन पापा की जो भी कुछ संपत्ति है उसके 3 हिस्से होते हैं। 50% की मालकिन आप हुई और बाकी बचे हुए 50% में से आधा आधा हम दोनों भाइयों का हो गया। ठीक है बेटा, अगर बंटवारे की बात तुम्हारे मन में आ ही गई है तो यही सही। वैसे मैं भी देख रही हूँ पापा के जाने के बाद तुम दोनों भाइयों में अपनापन और प्यार नहीं रहा। तुम दोनों ने मेरे संस्कारों को शर्मिंदा किया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझे ऐसा दिन दिखाओगे। ठीक है, गांधीनगर वाला मकान मेरा हुआ और ये मकान जिसमें हम लोग रह रहे हैं इसका बंटवारा तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। 1 फ्लोर तुम्हारा और 1 सुनील का हो गया। बस आज के बाद मुझे इस घर में झगड़े की कोई वजह नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गहने और कैश का बंटवारा तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। आज से तुम दोनों अपने अपने रास्ते,
आज के बाद कभी भी मुझे झगड़े की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। जैसे ही दोनों भाइयों के बंटवारे की खबर बुआ जी को लगती है, बुआ जी सर पर पांव रखकर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। अरे बेटा, बड़ा नादान रह गया तू। सच्ची दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है तेरे अंदर। अरे क्या हुआ बुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे बेटा, कानूनन 50% की मालकिन तो तेरी मम्मी है, और 50% का मतलब गांधीनगर वाला पूरा मकान तेरी मम्मी के पास है। और अभी भी अनिल चाहे ना तो भाभी को बहला फुसला कर कभी भी प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन ले सकता है। अब तू ही सोच कर बता, फिर कहाँ से ये बंटवारा बराबरी का रह गया? अब बुआ, वो तो मम्मी के हिस्से की प्रॉपर्टी है, वो चाहे जिसे भी दे, उसमें तो मेरा कोई जोर नहीं है ना। आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अरे क्यों कर नहीं सकता? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो सब कुछ कर पाएगा। तू भाभी को अपनी मुट्ठी में कर ले। भाभी तेरी मुट्ठी में होगी तो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी तेरी। फिर दो ससुराल के मजे लेना तुम और रिया। और गांधीनगर वाले मकान की कीमत पता है कितनी चल रही है? कम से कम 1.5 करोड़ का बंगला है वो भी। तो फिर मैं क्या करूँ बुआ? बंटवारे के बाद अब भाभी को तुम लोग अपने पास ले आओ। और देखो, इतनी आसानी से वो तुम्हारे साथ रहने के लिए आएगी नहीं। भाभी के पास जाओ, नाक रगड़ो, माफ़ी मांगो, और फिर अच्छे बेटे की तरह उन्हें अपने घर बुला लो। फिर कुछ दिन जमकर उनकी सेवा करना। जब उन्हें भरोसा हो जाएगा, अपने आप सारी प्रॉपर्टी निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देगी। और क्या? सुनील को बुआ का आइडिया बहुत पसंद आया, इसलिए एक दिन वो दोनों पति पत्नी रोते हुए माँ के पास जाते हैं। माँ, बंटवारा तो हो गया, लेकिन हम दोनों ये सोचकर दुखी हैं कि आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। बंटवारा मकान का हुआ है, लेकिन आप तो हमारी माँ हो, आपका बंटवारा नहीं हो सकता। माँ, हमने सोच लिया है, आप हमारे साथ ही रहेंगी। यहाँ नहीं बेटा, मैं गांधीनगर वाले मकान में जा रही हूँ। अब मैं थोड़ा समय अकेले में सुकून से बिताना चाहती हूँ। तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। अपने छोटे बेटे को माफ नहीं करोगी माँ? मैं वादा करता हूँ आज की बात ऐसी कोई गलती नहीं होगी। रिया भी आपकी सेवा करना चाहती है, एक बार हमें सेवा का मौका दे दो माँ। छोटे बहू और बेटे के बार बार कहने पर उनकी माँ ऊपर वाले फ्लोर पर उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ महीने तक दोनों बेटा बहू सास की जमकर सेवा करते हैं। रिया भी दिन के 24 घंटे बस सास उर्मिला के आसपास ही घूम रही थी। घर में खाना बनाना हो या कोई और काम हो, सब उर्मिला की पसंद से ही हो रहा था। उर्मिला के कहने से पहले उसकी हर जरूरत का सामान उसके सामने हाजिर हो जाता था। धीरे धीरे उर्मिला को इस बात पर भरोसा हो गया था कि सुनील और रिया वाकई उसे बहुत प्रेम और सम्मान करते हैं। एक दिन, क्या बात है बहू, सुनील इतना चुप चुप क्यों है आजकल? कोई बात है क्या? जाने दीजिए माँ जी, आप इन सब से दूर रहिए, वो संभाल लेंगे। अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या है? माँ जी, सुनील ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसके लिए उन्हें लोन की ज़रूरत है। अब उनके पास ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो है नहीं जिसे गिरवी रखकर बैंक से पैसा उठा सके, इसीलिए ना टेंशन में रहते हैं। अरे बहू, ऐसा कर, सुनील से कह कि चिंता ना करे। अरे मेरे पास है ना अपना गांधीनगर वाला मकान, मैं उसे सुनील के नाम कर देती हूँ, फिर ये आराम से लोन ले सकता है। और मकान मेरे नाम हो या सुनील के, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है मम्मी जी, आप कहती है तो मैं सुनील को बोल दूंगी। वैसे ना आपकी प्रॉपर्टी वो लेना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आप खुद देंगी तो शायद मान जाए। जैसे ही उर्मिला अपना मकान बेटे को देने के लिए राजी होती है, सुनील खुशी खुशी अपनी बुआ को ये खबर सुना देता है। ये हुई ना बात, ठीक है, फिर तू मकान के कागज बनवा ले और भाभी से साइन करवा ले। मैं भी पहुंच जाऊंगी भाई, शुभ काम के समय मेरा तो वहां होना बनता ही है। 2-3 दिन बाद मकान के कागज बनकर आ जाते हैं और उन कागजों को लेकर सुनील अपनी माँ के पास जाता है। जैसे ही उर्मिला उन कागजों पर साइन करती है, बुआ जी के चेहरे पर जीत की मुस्कान दिखाई पड़ने लगती है। देखा भाभी, आपके छोटे बेटे ने क्या किया। अब क्या करोगी? अपने बेटे के संस्कारों को दोष दोगी या अपनी परवरिश को? भूली नहीं हूं मैं जब आपने मेरे बेटों शिलू और रोहित के बंटवारे के समय मुझे टॉन्ट मारा था। यही कहा था ना कि हमने बच्चों में संस्कार सही डाले होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। लो आपके बेटों ने भी वही दोहराया जो मेरे बेटों ने किया था। अब आप बताइए, कौन सा मुंह लेकर मुझसे बात करेंगी आप? कोई लोन वोन नहीं लेना है सुनील को, बस ये सब आपके हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाने का जरिया भर था। अच्छा, वो आपने सब कुछ अपने मुंह से कबूल कर लिया।
आपके मुंह से ये सब सुनने के लिए ही मैंने ये नाटक रचा था। मुझे मामा जी बहुत दिन पहले ही बता चुके थे कि आप ये सब मां से अपना बदला लेने के लिए कर रही हो। उन्होंने ही मुझे समझाया कि मैं गलत इंसान की बातों में आ रहा हूं। मैंने आपकी बातों में आना नहीं छोड़ा तो हमारे घर की रही सही एकता भी खत्म हो जाएगी। मामा जी की बातों को परखने के लिए ही मैंने ये प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन कराने वाला नाटक किया। और देखो, अब खुलकर सामने आ गई। और इन कागजों के चक्कर में मत पड़ना बुआ। मां ने कागज साइन जरूर किया है, लेकिन कागजों में यही लिखा है कि मां का गांधीनगर वाला मकान उनके बाद हम दोनों भाइयों में बराबर बराबर बटेगा। मुझसे बोल हो गई थी मां, जो मैं बुआ की बातों में आकर पता नहीं क्या करने चला था। सही समय पर सुनील की आंखें खुल गई और एक हंसता खेलता परिवार टूटने से बच गया।